औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलती हैं जिनका एटॉमिक नंबर टू सम एक्सटेंट या चार्ज नंबर एक्सीड कर जाता है 82 से, और उसके अंदर कूलम रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से बढ़ जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से, और उस वक्त न्यूक्लियस टूटता है और उसमें से 3 काइंड ऑफ रेडिएशंस निकलती हैं। नंबर 1 अल्फ़ा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गैमा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन रेडिएशंस को हम देख तो नहीं सकते, दीज आर इनविजिबल रेडिएशंस, और जब इन रेडिएशंस को हम देख नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते हैं, ह्यूमन सेंसेस से सेंस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम इनको डिटेक्ट या सेंस करने के लिए कुछ सेंसर्स बनाते हैं, कुछ डिवाइसेस बनाते हैं। और ऐसा काम सबसे पहले गीगर एंड मूलर, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने किया, और उन्होंने एक काउंटर बनाया ट्यूब की शक्ल में। इट इज़ अ वेरी स्मॉल ट्यूब जिसका सर्किट आपके सामने है, इसे हम डिस्कस करते हैं। 1928 में इन्होंने इसे डिवाइस किया था। अब इस काउंटर का बुनियादी मकसद जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा और गैमा को डिटेक्ट करना है। और किस बिहाफ पर डिटेक्ट करना है? हम जानते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस की 3 चीज़ें होती हैं: एनर्जी, चार्ज, मैस, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस बेस पर 3 काइंड ऑफ डिटेक्टर्स बनाए गए थे, और जो ये डिटेक्टर है ये उनमें से थोड़ा सा फास्ट डिटेक्टर है। इट इज़ अ फास्ट काउंटर, और इसका बुनियादी पर्पस जो है वो ये होता है कि इसके अंदर एक तो गैस फिल होती है, इस वजह से इसे गैस फिल्ड काउंटर कहते हैं। और जो गैस इसमें फिल होती है दैट इज़ आर्गॉन गैस, जो कि नियॉन और ब्रोमीन पर मुश्तमिल होता है, और इसमें 90% आर्गॉन गैस होती है, और 10% जो है वो इथानॉल होता है, जो कि एक्चुअली डिस्कस करेंगे हम बाद में, यूज़ होता है एज ए क्वेंचिंग गैस के तौर पे। एंड व्हाट इज़ अ क्वेंचिंग, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्यूब इन विच रेडिएशंस आर गोइंग टू एंटर, एंड वी वांट टू फाइंड देयर रेडिएशंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन आप जानते ही हो, किसी भी एटम में से नॉक आउट कर देना इलेक्ट्रॉन को। दिस इज अ ट्यूब, इट इज अ हॉलो मेटल सिलेंडर ट्यूब इन विच लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्रिएटेड अबाउट 0.1 atm. This much pressure is created in it, so that there is no or very less amount of air atoms are present, so that radiations do not interact with atoms of air to lose their energy. We want to calculate their energy completely within it due to their interaction with the gas molecules. तो इसके अंदर जो गैस फिल है दैट इज आर्गॉन गैस। अब वो रेडिएशंस जब एंटर होंगी यहाँ से, तो जो एंट्रेंस गेट है इनका वो इंसुलेटिंग मीडियम से बना होता है, और वो बहुत ही थिन शीट होती है, और किस मटेरियल की बनी हुई होती है? मिका विंडो की। इट इज़ अ इंसुलेटिंग मटेरियल। और इस विंडो को इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो 3 काइंड ऑफ रेडिएशंस हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, उनमें 2 तो चार्ज हैं, अल्फ़ा और बीटा चार्ज हैं, और उनके लिए विंडो की ज़रूरत होती है ताकि रेडिएशंस उसमें से गुजरें। तो उनकी पेनिट्रेशन पावर चूँकि कम है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे कैन डिसिपेट व्हेन दे एंटर इनटू द डिटेक्टर, और बाद में हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट कर सकें। लेकिन गैमा रेज चूँकि एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग होती हैं, इसलिए उसके लिए हमें इनके अंदर विंडो की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अल्फ़ा के लिए नो विंडो, अल्फ़ा एंड बीटा लो पेनिट्रेशन पावर, सो विंडो इज़ रिक्वायर्ड। और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, इसके आउटर लाइंस पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रोड्स मेटल के होते हैं। और इसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, यहां आपको एक नजर आ रहा है सेंट्रल लाइन सी, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोड बट इट इज स्टिफ्ड एज कंपेयर टू आउटर मेटल्स जो कि कैथोड के तौर पे यूज होती हैं। और सेंट्रल स्टिफ्ड वायर जो होती है सेंट्रल, इट इज यूज्ड एज ए एनोड, एंड इट इज मेड अप ऑफ
टंगस्टन, एंड टंगस्टन इज़ अ हैवी मेटल, और इसलिए बनाया गया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट और रेडिएशंस की वजह से एटम्स में से और वो जाके एनोड से टकराएं, तो टकराने से वो अपनी एनर्जी लूज़ करें, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो मेल्ट नहीं होती और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो दिस इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब उसके बाद सेंट्रल रीजन जिसे हमने एनोड कहा, इट इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड आउटर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और आप जानते हैं ये जो बैटरी है ये इस ट्यूब के आउटर पर पिन्स के साथ लगी होती है, जस्ट लाइक अ होल्डर ऑफ अ स्विच और बल्ब, जिसकी दो पिन्स होती हैं, जिसे आप सर्किट में लगाते हैं तो उनमें एक हाई पोटेंशियल और एक लो होता है। और इसके साथ आउटपुट पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, दिस रेजिस्टर इज कॉल्ड लोड रेजिस्टर्स, अक्रॉस विच टोटल करंट और पल्स ऑफ करंट इज अपीयर। और वो पल्स ऑफ करंट कहाँ से आएगी? नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में। अब उसके बाद इसके एंड पर लोड रेजिस्टर के साथ एक पल्स काउंटर होता है, पल्स को काउंट करने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हैं, और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर डिटेक्ट होगा, और उस करंट की वेव फॉर्म जो होगी ये साइनोसाइडल वेव सी होगी, ये अपीयर होगी, और जिसकी एम्पलीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, करंट भी ज़्यादा है। और याद रखें ये पल्स जो है इट इज़ एक्चुअली ए एम्पलीफायर विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड कन्वर्ट इट इनटू हाई वैल्यू ऑफ करंट। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं ज़रा एक्सपेरिमेंट की तरफ। होता क्या है कि जैसे ही रेडिएशन ने डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना है, डिस्चार्ज, कीप इट इन योर माइंड, इज अ नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्चार्ज जो कि पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और किसके नतीजे में होंगे? ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द एटम्स ऑफ गैस। यहां से रेडिएशन आ रही है, ये आर रिप्रेजेंट कर रहे रेडिएशंस को, हमें नहीं पता किस काम की है रेडिएशंस है। और रेडिएशन जैसे ही एंटर होंगी, अंदर गैस के एटम्स हैं, ये गैस के एटम्स इसके अंदर फिल हैं, और गैस आर्गॉन गैस है, नॉन रिएक्टिंग गैस है। और जैसे रेडिएशन एंटर होगी उनके दरमियान कोलिजन होगी एटम्स ऑफ द गैस और रेडिएशंस के साथ, और वो इंटरेक्शन के नतीजे में एक्साइट होगा एटम, और उसका इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर में जाएगा, और फिर डी एक्साइट होगा तो हायर से लोअर की तरफ आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी विद इन द एटम ऑफ अ गैस इतनी ज़्यादा हो कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर की तरफ जाते हुए एटम से ही बाहर रिमूव हो जाए, नॉक आउट हो जाए। और अगर ऐसा होता है, फर्ज करें, फिर वो एटम बन जाएगा पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन उसमें से नॉक आउट हो जाएगा। अब यहाँ जो सेंट्रल एनोड है वो पॉजिटिव है, और जो ये है कैथोड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसके दरमियान एक मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट इज रिक्वायर्ड और कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स, या इस डिवाइस को दिया जाता है। लेकिन आम काउंटर्स जो होते हैं इससे भी हाई फास्ट काउंटर, उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 1000 से 3000 वोल्ट तक रिक्वायर्ड होता है, उन्हें हम सिंटिलेटर काउंटर कहते हैं, वो इससे भी फास्ट होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? जीएम काउंटर की। अब हुआ क्या कि रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड एंटर इनटू द जीएम ट्यूब एंड कोलाइड विद द गैस एटम्स एंड नॉक आउट देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब वो एटम जिसका इलेक्ट्रॉन निकल गया वो बन गया पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ एनोड और कैथोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो होगा क्या? पॉजिटिव आयन मूव टूवर्ड्स एक्सटर्नल कैथोड, बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स आर कैथोड ड्यू टू देयर नेगेटिव पोटेंशियल, बट सेंट्रल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे जाएंगे किसकी तरफ?
इस एनोड की तरफ। और इस तरह की आयोनाइजेशन रेडिएशंस के ज़रिए पैदा हुई है, इसे प्राइमरी आयोनाइजेशन कहते हैं। और रेडिएशन जैसे ही ट्यूब में एंटर हुई, नॉकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आइंस बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एनोड एंड कैथोड एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर क्या लगाएगी? फोर्स। और फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QE अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रिलेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज। और अब आप ये जानते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने जाके कहाँ डिपॉजिट होना है? स्केलर पर, जो कि सेंट्रल एनोड है। और आइंस ने कहाँ डिपॉजिट होना है? ये आइंस, पॉजिटिव आइंस सारे के सारे कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सारे जा रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव एनोड पर। और वो पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगी कौन सी चीज? प्राइमरी पल्स। और अब इलेक्ट्रॉन जो कि सेंट्रल एनोड की तरफ गए, पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई, उस इलेक्ट्रॉन की पल्स को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट, विच इज अपीयर अक्रॉस द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर, और वो बन जाएगा करंट और अपीयर होगा इस पल्स काउंटर में, जहां एम्पलीफायर है जो उसे एम्पलीफाई करके शो करेगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पल्स आर अपीयर अक्रॉस द लोड रेजिस्टर। अब उसके बाद जो स्केलर यूनिट है, पहले ही बता चुका हूं आपको, एम्पलीफायर है और इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को। और ये एंटायर पल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स की है, उसे लेस देन 1 सेकेंड लगता है, कहां से? नॉकआउट होने के बाद एनोड तक जाने। और इसलिए इस रिएक्शन को हम प्राइमरी रिएक्शन भी बोलते हैं, करंट को प्राइमरी करंट भी बोलते हैं, और आयोनाइजेशन को प्राइमरी आयोनाइजेशन भी कहते हैं। यहां तक तो स्मूथ प्रिंसिपल चल रहा है। और उसके बाद जो पॉजिटिव आइंस हैं, आइन इज अ एटम, कई गुना हैवी होता है, मैसिव होता है, इसने डिपॉजिट होना है कहां? कैथोड पर। तो इसलिए इसका टाइम कैथोड तक जाने का 100 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स जब दो पार्टिकल्स पर लगे तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास। फोर्स तो दोनों पर सेम लग रही है, लेकिन एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है, दे रीच क्विकली टुवर्ड्स एनोड, और आइंस का मास ज्यादा है बीइंग मैसिव, और इलेक्ट्रॉन इज अ रेजिडेंट ऑफ होल, या आप कह सकते हैं आइन, इसलिए उसे ज्यादा टाइम लगता है मैसिव होने की वजह से कैथोड तक आने में, इसलिए उसका टाइम ज्यादा है। और जब ये आइन जाके स्ट्राइक करेंगे कैथोड के साथ, तो कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो उसमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेडिएशन ने नहीं निकाले। रेडिएशन के इलेक्ट्रॉन तो क्विकली पहुंच गए एनोड पे, पल्स डिटेक्ट हो गई, लेकिन ये जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए ड्यू टू स्ट्राइकिंग आइंस ओवर द कैथोड, उन्हें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, और फिर सेकेंडरी पल्सेस होंगी और ये एक्सेलरेट होंगी फिर एनोड की तरफ, जस्ट लाइक दोज इलेक्ट्रॉन्स विच वर नॉक आउट बाय द रेडिएशंस, और ये कहलाएंगे स्पूरियस काउंट्स, अनवांटेड काउंट्स कहलाएंगे। आइंस चूंकि कैथोड पर इकट्ठे होने हैं, और फिर यहां से ये जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो दो तरह के हुए। एक, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां आइंस के बनने से प्रोड्यूस हुए, फर्ज करें ये एटम है, रेडिएशन आके इससे इंटरेक्ट किया, ये बन गया पॉजिटिव आइन, और इसमें से कौन सी चीज निकली? इलेक्ट्रॉन, नॉकआउट हुआ। अब उसने जाना किसकी तरफ है? एनोड की तरफ। फर्ज करें ये है एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन जब एनोड की तरफ जा रहा होगा तो रास्ते में मौजूद गैस के एटम्स के साथ फिर से कोलाइड करेगा, और उसमें से मजीद
इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करेंगे तो अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया, 2 में, ये फिर अनवांटेड हो गया। इसी तरह से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर इस एनोड की तरफ आएंगे तो फिर ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन फिर किससे कोलाइड करेंगे, रास्ते में गैस के एटम से, एंड नॉकिंग आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन फिर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो इट सेल्फ होगा और दूसरा वो होगा जो कि इसके कोलाइड करने से निकलेगा आइंस बनने से गैस के एटम से, और ये सारे पहुंचेंगे कहाँ, एनोड पर। और इस तरह की अब ये भी जो आयोनाइजेशन है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी आयोनाइजेशन, दिस काइंड ऑफ आयोनाइजेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी आयोनाइजेशन। अब 2 तरह के अनवांटेड पल्सेस हो गई, एक आइंस की कैथोड से टकराने पर और एक इलेक्ट्रॉन की एनोड तक जाते हुए रास्ते में। और इन अनवांटेड जो इलेक्ट्रॉन्स की पल्सेस हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं टाउनसेंड एवेलांच। And this kind of reaction is actually called chain reaction। और इस चेन रिएक्शन के नतीजे में अनवांटेड पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। अब यहां आ गई कंफ्यूजन कि जब एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने हैं तो एनोड को तो ये फर्क नहीं पता कि वो इलेक्ट्रॉन्स नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉकिंग आउट ऑफ रेडिएशन की वजह से हुए हैं, या एवेलांच, टाउनसेंड एवेलांच से हुए हैं, या फिर सेकेंडरी आयोनाइजेशन से हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आयन स्ट्राइक करेंगे कैथोड से हुए। तो इन अनवांटेड पल्सेस को हमें रिमूव करना है, और जब तक आप इसे रिमूव नहीं करेंगे आप एग्जैक्ट पल्स क्रिएट होने वाली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे उस काउंटर के अंदर जो कि रेडिएशंस की वजह से है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ये भी देखें, आयन बीइंग मैसिव टेक मोर टाइम टू रीच द कैथोड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और उनके दरमियान जो टाइम डिफरेंस आ जाता है, दिस टाइम डिफरेंस इज कॉल्ड डेड टाइम, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। और रेंज जो होती है तमाम काउंटर्स के अंदर उसकी 200 to 400 माइक्रो सेकेंड होती है। अब हमारा पर्पस इस रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर उस प्रॉब्लम को रिमूव करना है जो कि सेकेंडरी आयोनाइजेशन के नतीजे में, जिसे टाउनसेंड एवेलांच चेन रिएक्शन कहते हैं, और उससे अनवांटेड पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुई, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो कि आइंस के कैथोड से टकराने पर हुए। तो उसके लिए फिर हम इन अनवांटेड पल्सेस को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस है जिसे क्या कहते हैं, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग इज अ प्रोसेस टू रिमूव अनवांटेड पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रेदर देन रेडिएशंस के प्रोड्यूस नहीं हुई हैं, इंस्टेड ऑफ रेडिएशन किसी और काइंड से हुए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब क्वेंचिंग होती है 2 तरह की। नंबर 1 जिसे केमिकल और सेल्फ क्वेंचिंग कहते हैं, और उसके लिए आप इसके अंदर गैस ऐड करते हैं और अबाउट 10% इथेनॉल ऐड करते हैं, और इस गैस को कहते हैं क्वेंचिंग गैस। और इस गैस के एटम्स जो होते हैं लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखते हैं। जैसे ही आप इस प्रिंसिपल गैस के साथ इनको ऐड करेंगे, प्रिंसिपल गैस कौन सी है, आर्गॉन गैस, नॉन रिएक्टिंग, इन्होंने उसके साथ रिएक्ट नहीं करना है। तो ये जो 10% इथेनॉल या क्वेंचिंग गैस के एटम जैसे ही एंटर होंगे इस रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर, तो वो फौरन पहुंचेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पॉजिटिव आइंस। और ये पॉजिटिव आइंस है, इन्होंने क्विकली पहुंचना है कहाँ, कैथोड पर। और कैथोड पर इनका पहुंचने का टाइम एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय द
प्राइमरी आयन टू रीच द कैथोड। इसलिए वहां पहुंचकर जब ये रुकते हैं तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो कि प्राइमरी गैस के आयंस के नतीजे में निकलते हैं, इन्हें वो कैप्चर कर लेते हैं और बन जाते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एटम। एक तो ये सेकेंडरी पल्सेस जो कि प्रोड्यूस हुई थी किसके नतीजे में, ये जो एक्सेलरेटेड आयंस हैं कैथोड की तरफ, उन्होंने उनको क्या कर दिया, रिमूव। अब बच गया कौन सा, एवेलॉन्च, जो कि चेन रिएक्शन है और वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कर निकलना है, नॉकिंग आउट है, जिसे सेकेंडरी आयोनाइजेशन कहते हैं। इन्हें रिमूव करने के लिए फिर हम इसके साथ कौन सी चीज करते हैं इलेक्ट्रिक क्वेंचिंग। और इलेक्ट्रिक क्वेंचिंग के अंदर आपको ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उसे क्या कर दें, रिवर्स कर दें। जब आप उसे रिवर्स करेंगे तो एनोड बिकम्स कैथोड एंड कैथोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब एनोड कैथोड नहीं बन सकता, कैथोड एनोड नहीं बन सकता, तो हम कह सकते हैं एनोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर होंगे वो निकलेंगे इस रेजिस्टर से और इस नेगेटिव टर्मिनल के बाद यहाँ आएंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे उन आयंस के साथ जो कि यहाँ पर डिपॉजिट हुए होंगे, जो कि आयंस थे बेसिकली नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो रेडिएशंस ने क्रिएट की थी। और वो रिकॉम्बिनेशन इस सिस्टम को वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर ले जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या हुई, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव ions of principal gas bring the system back to its initial stage। और इस तरह की क्वेंचिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्वेंचिंग कहते हैं, जिससे अनवांटेड पल्सेस इसमें से रिमूव हो जाएंगी। अब उसके बाद एक चीज़ इसमें ये याद रखें कि ये जो फास्ट काउंटर है, जब ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा, अगेन रेडिएशन एंटर होगी, दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आप क्वेंचिंग गैस डालेंगे और वो क्वेंचिंग गैस के मॉलिक्यूल की एडिशनल एनर्जी कैप्चरिंग ऑफ अनवांटेड इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, या आप ऐसे कह लें डिसोसिएट हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन जो प्राइमरी गैस के पॉजिटिव आयंस हैं उनको अनवांटेड पल्सेस निकालने के लिए वही एक्सटर्नल कैथोड से आने वाली या एक्सटर्नल पल्सेस जो कि यहाँ से निकलेंगी इस एनोड से, वो रिकम्बाइन होंगी एंड सिस्टम ब्रिंग टू इट्स इनिशियल स्टेज एंड स्टार्ट्स अगेन। सो दिस इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। और किसी किस्म का क्वेश्चन हो यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली। थैंक यू वेरी मच।